हे गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए गाइस, ये क्लास 2 है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी का क्लास 1 हम ले लिए हैं और आज जो है क्लास 2 है ना। अभी थोड़ा सा सेटअप वेटअप कुछ नहीं लगा है, मैं सिस्टम को उठा के घर लेके चला आया। अभी इंटरनेट चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो घर में लगा दिया अपना सिस्टम, दिमाग खराब। दुकान में इतना गर्मी लग रहा था ना कि क्लास। अब क्या हुआ, मैं कभी जब मेरा मन करेगा इधर सुतेंगे, बगल में सुतेंगे और सुत के उठेंगे डायरेक्ट क्लास, है ना। जाके थोड़ा सा मुंह साफ कर लेंगे, तुरंत क्लास। उतना दूर जाना आना झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी और लाइट नहीं लगा है ऊपर, बस एक लाइट जला के हम ले रहे हैं क्योंकि घर में मेरा ऑलरेडी जो ऊपर में ही लाइट लगा हुआ है, तो इतना में इनफ है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग क्लास 1 में आपको बताए थे कि ऊर्जा के स्रोत कहाँ इसको उपयोग करेंगे, कहाँ इसका जरूरत पड़ता है, ये सभी के बारे में आपको डिस्कस किया सर, ठीक है। आज इसका क्लास 2 चल रहा है। तो क्लास 2 में हम लोग जो है कहाँ तक बताए थे, दिखा दे रहे हैं आपको, रुपये आपको बताए थे। ये क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। हाँ, ये वाला। अच्छा, थोड़ा सा कट रहा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कट रहा तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, ठीक। तो हमने जो है देखिए, जीवाश्म ईंधन आपको बताया था। जीवाश्म ईंधन में हम आपको बताए थे क्या है, कोयला के बारे में बताए थे, पेट्रोलियम के बारे में बताए थे, कैसे इसका उपयोग होगा, कैसे ये चलेंगे, कितना दिन तक चलेंगे, कितना दिन तक नहीं चलेंगे, इसके बारे में बताए थे। साथ में आपको बताए थे तापीय विद्युत संयंत्र, और एक थोड़ा सा डेमो भी आपको दिखाए थे कि कैसे आपको करना है। और आज जो होगा जल विद्युत संयंत्र, आपको जल विद्युत संयंत्र के बारे में आज बताएंगे। जल विद्युत संयंत्र में क्या है इसके बारे में, सॉरी इसको भी बता देंगे, सॉरी हाइड्रो पावर प्लांट भी बता देते। आज हम बताएंगे जैव मात्रा, ये जैव मात्रा और ये जो पवन ऊर्जा है, इसके बारे में हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये पवन ऊर्जा यहाँ से उठ पटांग क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, क्योंकि 2021 में जो है ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। दैट्स व्हाई द क्वेश्चन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ सिलेबस। और उसके बाद ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो परंपरागत स्रोत जो क्या था, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल, जो लंबे समय से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं अपने जीवन को, मतलब संचारू रूप से चलाने के लिए, जो इसका प्रयोग किया जा रहा है फ्यूचर से, बहुत मैंने पास्ट से, बहुत ही पुराने समय से। और ये वैकल्पिक क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ये सब देखिएगा, कभी कोयला, पेट्रोलियम, ये सब एक दिन ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तो इसका वैकल्पिक माध्यम भी हम लोग उपयोग पढ़ेंगे, तो ये बाद में पढ़ेंगे। आज हम लोग का क्लास 2 में ये पढ़ना है, ठीक है ना। चलो ये सब पढ़ लिए थे। क्या पढ़ना, जीवाश्म ईंधन, ये सब फॉसिल तो हो गया था। अभी विद्युत संयंत्र ये भी हो गया था। इसको लगाने दो, क्या क्या हुआ था देख लेते थोड़ा सा। ये वाला हो गया था, ठीक है। पर्यावरण के लाभ क्या थे, हानि क्या थे। हाँ, ये होगा, देखो, पर्यावरण यानी कि पर्यावरण स्रोतों के उपयोग के लिए कुछ सुधार किए गए। देखिए, ये क्या है, जैव मात्रा यानी कि बायोगैस, इसकी बायोमास या फिर जैव मात्रा बोल सकते हैं, इसको आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज इसको डिटेल से जानेंगे, तो थोड़ा देखिएगा हिंदी मीडियम वाले। जैव मात्रा क्या है, कृषि वो, एक मिनट, कृषि वो जंतु के अपशिष्ट, जो अपशिष्ट, जैसे कि गाय, देखिए गाय जो अपना डंग देती है, मतलब जो घोटा वोटा बनाते हैं, तो उसका उपयोग करके, खाद्य पदार्थों का उपयोग करके, अपशिष्ट का उपयोग करके हम ईंधन के रूप में उसे यूज करेंगे, है ना। तो देखो क्या है, गौर से, कि कृषि और जंतु के अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे कि क्या क्या होगा, जैसे कहीं लकड़ी अगर सूखा कहीं गिरा हुआ तो उसको उठा लेके आप घर में जलाते हो, और जला के जो ऊर्जा उससे मिलती है उससे खाना वाना पकाते हो, गर्म पानी वगैरह, बहुत सा काम होता है जो अपने घर में करते हो। उसके बाद गोबर हो गया। देखिए, गोबर को तो जानते हैं, ये तो फेमस वाला चीज है। सुबह उठ के भी देखिएगा, बहुत घर में जो भी है गोबर देता है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सूखे तने, मान लीजिए कोई सूखे तने, जो मान लीजिए कोई लकड़ी वकड़ी जो तने वने होगा, वो सूखे, उसको क्या करेगा, जलाने में काम देगा। उसको आंगरा 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 जानते हो, जैसे भुट्टा को जैसे आधा जला के छोड़ दिया जाए,
और पूरा जब जल जाता तो उसका आंगरा बचता, आंगरा, तो आंगरा मतलब लाल लाल जो दिखता है ना, तो वो जो क्या है वो मतलब लिट्टी चोखा देखिएगा, लिट्टी बनाते होंगे तो लिट्टी में उपयोग में लाया जाता है। देखिए लाल लाल आंगरा पूरा धुआं उससे निकल जाता है, लेकिन इस सब में क्या होता है, गोबर तोड़ में बहुत धुआं निकलता है जो कि वातावरण को हानिकारक करती है। तो इसको सुधारने का भी कुछ उपाय है। सूखे तने, लकड़ी, ये सब जलाएंगे तो आपको क्या, इसे ईंधन के रूप में तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप जो जलाएंगे ना इससे तो धुआं वुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन मीथेन ये सब, तो ये सब पर्यावरण को इफेक्ट करेगा। तो हमें ऐसा प्रोसेस करना है कि जैसे कि ये पर्यावरण को नहीं, तो देखिएगा चारकोल बनाया जाएगा, चारकोल, चारकोल बना क्या करते हैं, मतलब आधा जला लिए और जला के फिर उसको पानी में मार के उसको दूसरी जगह में ले गए, उसको भट्टी में, वो ज्यादा ताई भी देगा, ज्यादा हीट भी देगा और धुआं मुआं नहीं करेगा। उस प्रकार चारकोल के रूप में बड़े बड़े सिटी में उसका उपयोग किया जाता है ना। तो देखो लकड़ी, लकड़ी का, लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप ऑब्वियसली है जो लंबे समय से ईंधन में प्रयोग किया जा रहा है। ऑब्वियसली पहले जब कुछ नहीं था तो लकड़ी को ही जला के हम लोग खाना वाना बनाते थे, उसके बाद में टेक्नोलॉजी आया। जब पहले के लोग थे जो जनजाति लोग थे, वो लोग क्या करते थे, लकड़ी जला के, पहले तो आग जलाने जब सीखे हैं तब वो लकड़ी जलाना सीखा और लकड़ी को जला के ही खाना वाना अपना जो है जो भी करना चाहिए था वो कर रहे थे, है ना, उस वक्त की बात है। तो ये सब था सिस्टम, तो ये सब था हमारा जो है हाँ स्रोत जो प्रयोग में लाता था। देखिए इंग्लिश मीडियम, बायोमास इज एन एग्रीकल्चर एनिमल वेस्ट, क्या है, वेस्ट, जो वेस्ट है वो सिर्फ में से यूज करना, दैट कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल। एग्जांपल ऑफ बायोमास क्या है, फायरवुड हो सकता है, केटल डंग हो सकता है, सीवेज हो सकता है, कोई भी गंदगी जो होगा, सीवेज मतलब लाने कचरा वचरा कागज गिर जाता है उसको जलाकर आप उर्जा ले सकते हो, उसको एक डस्टबिन में रख के बाद में उसको जला के ऊर्जा, लेकिन वो खराब हो। ड्राई लिप्स, पत्ते, सूखे पत्ते उठा लो, स्टेम्स उठा लो, बेगेज उठा लो, ये सारे जो उठाकर आप जला सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, बायोमास हैज लो कैलोरीफिक वैल्यू, बायोमास का क्या होता है, लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ स्मोक। देखिए कारण क्या है, यहाँ पे लॉट्स ऑफ स्मोक क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। व्हेन दे आर बर्न्ड, जब उसको जलाया जाता है तो बहुत सारे वो धुआं उत्पन्न करते हैं और इसका जो है कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कम होता है। बायोमास का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कम होता है, याद कर लो, बायोमास का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कम होता है, ठीक है। देयर इफिशियंसी एज गुड एज, यहाँ पे एज होना चाहिए, एज फ्यूल, है ना, इफिशियंसी कितना, जैसा कि तेल फ्यूल जो ईंधन जो काम करता है वो उसी प्रकार ये भी काम कर जाता है। हैज बीन इंक्रीज ट्रेमेंडसली विद द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अब जो धुआं वुआं निकल रहा है ये सबको टेक्नोलॉजी का सहायता लेकर जो है इस धुआं वुआं को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि चारकोल बना दिया, जो लकड़ी मिला आपको, जो आपको जंगल वंगल में बेकार का वेस्ट प्रोडक्ट्स मिला, जैसे कोई पेड़ जैसे सूख गया है ना, वो पेड़ खराब हो गया तो उसको जलाने का उपयोग में किया जाएगा, तो उसको चारकोल बना सकते हो। अभी देखेंगे लकड़ी से कैसे चारकोल बनाया जाता है। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से थोड़ा इसको सुधार किया गया। जैसे काउ डंग बिकम्स एफिशिएंट एंड चीप एंड गुड फ्यूल इन बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट में जो गोबर है वो एक अच्छा ईंधन के रूप में माना जाता है। देखिए कैसे बनेगा आपका ये, इससे क्या क्या हानि हो सकती है अगर आप ये सभी को जलाते हैं, तो इससे क्या क्या हानि आपको देखने को मिलेगी, ये समस्या आपको कौन कौन सी हानि देखने को मिलेगी। देखो मैं थोड़ा सा रुको तो, अब तो लोग ठीक दिख रहा है ना, थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है ना, हाँ ऐसे रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे रखने से थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। एक मिनट, स्विचिंग मोड में रखते हैं, छोड़ो। देखो हानियां क्या क्या है, देखो बाबू, आपको क्या क्या हानि देखने पड़ेगी। जलने से बहुत अधिक क्या करेगा, धुआं उत्पन्न करेगा। तो ये सब लकड़ी लकड़ी वगैरह ये सब जलाएंगे तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा धुआं उत्पन्न करेगा जो कि हानिकारक है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्या करेंगे, धुआं उत्पन्न करेंगे। तो ये सब को उत्पन्न करने से क्या होगा, बहुत ज्यादा धुआं उत्पन्न करेगा। अधिक उष्मा का ना देना, ज्यादा उष्मा नहीं देता है लेकिन धुआं ज्यादा दे देता है जो कि हानिकारक है। भुट्टा जलाएंगे, कभी भुट्टा जलाए हैं,
कभी घुइटा जला के दिखना, तो धुआं ही धुआं कर देगा, पूरा घर जो है धुआं से पूरा भर जाएगा, यानी चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाएगा, है ना। तो चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाएगा। तो इस प्रकार जो होगा, है ना चीजें। अब देखिए ये क्या है, उपकरणों की तकनीकी में सुधार करके परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को दक्षता बढ़ाई जा सकती है। जैसे चारकोल से, मैं लकड़ी से चारकोल बना दो। देखो लकड़ी क्या है, ये लकड़ी लकड़ी क्या है, इसको डायरेक्ट जलाएंगे तो बहुत ज्यादा धुआं देगा, लेकिन इसको आप पहले एक बार जला लो और आधा जलाकर फिर इसको जलाओ, तो देखना ये चारकोल बन जाएगा। छोटे छोटे महीन पीसों में ये टूट जाएगा और वो चारकोल का रूप ले लेगा, है ना, चारकोल बन जाएगा। जैसे कि प्रोसेस देख लो कैसे होता है चारकोल बनाना। देखो क्या होता है, देखो चारकोल कैसे बनता है, चारकोल यानी चारकोल कैसे बनाया जाता है, देख लो। लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में, मतलब जो भी है लिमिटेड, है ना, लिमिटेड एयर में क्या करना है, आपूर्ति में जलने से उसमें उपस्थित जल और जो वाष्पीकृत पदार्थ बाहर निकाल दो। क्या करना है, जो मतलब जो चारकोल है, चारकोल क्या, लकड़ी जो है, लकड़ी को जला रहे तो उसके अंदर जो पानी है, वाष्प पानी, मतलब पूरा आपको पानी नहीं लगे, जो वाष्प पानी है, जैसे चिकन आप उबालते हैं तो चिकन से पानी निकलता है, अगर आप पानी ना भी डालो तो उससे ऑलरेडी पानी निकलेगा, उसको ढक दो तो चिकन में ऑलरेडी पानी मौजूद है, जो कि आपको दिखता नहीं है लेकिन है ना। इसी प्रकार लकड़ी के अंदर भी कुछ होगा, तो वायु की सीमित आपूर्ति में जलने पर उसमें उपस्थित है वाला जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, और जो बचता है अवशेष, है ना, वो चारकोल कहलाता है। यानी कि देखो यहाँ पे ये लकड़ी है, ये लकड़ी को जब ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में रखा जाए और जो है इससे क्या है, ये जो वाष्पशील पदार्थ और जो जल उसमें मौजूद है उसको बाहर निकाल दिया जाए, तो वो चारकोल का रूप हो जाता है। देखना ये चारकोल बहुत ज्यादा हीट देता है, और बहुत ज्यादा कंपनियों में देखिएगा ये चारकोल का उपयोग होता है, जो कि ट्रांसपोर्टिंग वगैरह में देखिएगा, तरह जो धुआं चिमनी आप देखे होंगे, पहले चिमनी के प्रोसेस से इसको लकड़ी को क्या कर लिया, आधा जला लिया जाता है और जला के उसको चारकोल बना के भेज दिया जाता है। अभी कोयला का उस प्रकार किया जा रहा है, एक होता जो कच्चा कोयला, एक होता पक्का कोयला। अब सुने होंगे कच्चा कोयला, देखिए जो खदान से आप डायरेक्ट निकालते हैं वो कच्चा कोयला। अभी क्या हो रहा है, उस कच्चा कोयला को आधा जला ले रहा है और जलाने के बाद उसको जो बड़े बड़े कंपनियों में लेके जा रहा है। वो जो पक्का कोयला है, जो आधा जला हुआ कोयला है, जिसको पानी मार के बुताया जाता है, और वो एक प्रकार का चारकोल का ही रूप है, वो बहुत ज्यादा कीमती में बिकता है, उसका वजन भी हल्का होता है और बहुत ज्यादा कीमती में बिकता है, क्योंकि वो उसका जो हीटिंग पावर है, जो कच्चा कोयला तो धुआं देगा, जलेगा, पूरा दिमाग खराब करेगा। तो पक्का कोयला जो है देखिएगा मस्त आपको एनर्जी देगा, मतलब वो कच्चा कोयला से आपको पक्का कोयला बहुत ज्यादा आपको देगा एनर्जी, माने उष्मा देगा, यानी ईंधन का रूप में कार्य करेगा, है ना। तो आप घर में भी देखे होंगे, कोई कच्चा कोयला खरीदता है तो वो आधा जला लेता है और आधा जला के उसमें पानी मारकर उसको रख देता है, तो वो आप चारकोल ही बना रहे हो एक्चुअली, है ना। तो ये इलीगल है, मतलब गवर्नमेंट ही इसको कर सकता है, जो कि कंपनियां कुछ टाइप होती है वही करता है, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग थोड़ा मात्रा में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो हम लोग का झरिया में कोयला खदान पूरा है, डेली कोयला वाला पार हो रहा है, तो कोयला वाला को पुलिस वाला घूस देता होगा, तो कभी कभार भैया खरीद लेता है ना। तो यही सब चीजें। चारकोल इज बेटर फ्यूल देन वुड। वुड से क्या है, चारकोल बहुत ज्यादा बेटर फ्यूल है ना, वुड से चारकोल, बिकॉज इट डू नॉट कंटेन वाटर एंड अदर वोलाटाइल मटेरियल। अब ये वाटर और वोलाटाइल मटेरियल नहीं होगा तो क्या होगा, धुआं नहीं देगा। देखिए आप लोग मच्छर मंगाने का काम करते थे, घर में चूल्हा होगा तो हम लोग क्या करते थे, जो कच्चा डाली सब नहीं है, वो कच्चा डाली सब काट के, और जहां आग जलता था ना, वो कच्चा डाली ऊपर में रख देते थे, ताकि उससे ज्यादा धुआं निकले, और ज्यादा धुआं निकलेगा तो जितना में मच्छर है अगल बगल में, मच्छर को भगाते। हम बचपन में किए हैं खुरपाती, है ना। तो बचपन में मच्छर भगाने का सबसे आसान तरीका था कि वहां पे आग जला दो, आग जला के जो अंडा का कार्टून नहीं होता उसको जला देते थे पूरा, जला के ऊपर में और जो है कच्चे डाली रख देते थे, जिससे क्या होता था, कच्चे डाली में पानी की मात्रा भरपूर होती है, तो वो पानी की वजह से जो है धुआं पूरा निकलता था, और धुआं निकलता तो जितने भी मच्छर था भाग जा रहा था। तो इस प्रकार इसको ईंधन का रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, आप खुद से नहीं कर सकते। वोलाटाइल मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन वुड लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2 makes charcoal।
चारकोल बर्न्स विथ बर्न चारकोल बर्न विदाउट स्मोक, ये धुआं नहीं देता है, फ्लेम नहीं देता है, हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वुड का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा? तो कैलोरीफिक यानी उसमें मान कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा? और चारकोल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा? चारकोल तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगा, है ना, इसका उच्च होता है और इसका लो होता है। बस इतना तो याद ही रखना है, ठीक है ना, इतना तो याद रखना है, ठीक है। ये थ्योरी पोर्शन, इससे इतना ज़्यादा हमको तो नहीं लग रहा पूछेगा क्वेश्चन, फिर भी। अब देखो लाइव क्लास आप लोग सोच रहे हैं कि लाइव क्लास सर कब चलेंगे, ये समस्या है, सर लाइव क्लास कब चलेंगे, है ना। तो देखो बाबू, लाइव क्लास जो चलेंगे, आज इंटरनेट वाले से बात किए, इंटरनेट वाले से, है ना, वो कल आएंगे घर बोला है। अब बोला है कल आएंगे, आज करके क्या प्रोसेस, कल आएंगे घर मेरा, कल घर आएंगे और इंटरनेट को घर में लगा देंगे, ठीक है ना, इंटरनेट को घर में लगा देंगे। और यानी कि कल छोड़कर परसों जो है लाइव क्लास चलेंगे, ठीक है, एज एजुअल जैसे चलता है वैसे चलेंगे, परसों से आज चलेंगे, ठीक। ठीक, यहाँ घर में लेकिन ठीक ही दिख रहा है, ऊपर में खाली लाइट हो जाने से गर्दा हो जाएगा और हमको लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दो को ट्यूब लाइट ऊपर दे देंगे, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, तो यानी कि 10 तारीख तक लेकिन हम खत्म कर देंगे ये जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, इसको 10 तारीख तक हम खत्म कर देंगे, 10 तक खत्म कर देंगे, है ना। आज की तारीख है, आज 5 तारीख है ना, 5 तारीख है, ठीक है, 5 दिन में आराम से खत्म होगा और क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा, ठीक है। चलो अब कोई दिक्कत नहीं, क्लास लेने के लिए अब झमेला नहीं होगा, अब खाली उठने का देरी है, बस उठ गए क्लास ले लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है, क्यों है? क्योंकि बिना ज्वाला के वो जलता है, बिना ज्वाला का जलता है, मतलब जब उसको जलाएंगे ना तो उसमें ताई देगा, उसमें आग नहीं जलेगा, जैसे कच्चा कोयला जलता है ना, इस प्रकार ये आग नहीं देगा, अपेक्षाकृत कम धुआं देता है, वेरी गुड। धुआं तो थोड़ा बहुत देगा लेकिन कम देगा, बहुत ही कम देगा। ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक हो जाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, है ना, इसका हाई हो जाएगा। बस ये सब प्रॉपर्टी था जो कि आपको जानना था। नेक्स्ट, गोबर के उपले, अब गोबर का बात करेंगे, आइए गोबर के उपले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, गोबर है क्या। गोबर जो देखे ना, गोबर घर में कौन कौन गोबर से खेलते हैं, ये गोबर जैव मात्रा का एक रूप है, परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने से बहुत सारे हानियां हैं इसके। अगर गोबर को डायरेक्टली, गोबर जो काउ डंक अगर आप डायरेक्टली यूज कर ले तो धुआं देखिए कितना देगा, बहुत ज्यादा धुआं देगा। तो इतना ज्यादा धुआं देगा, इससे बचने के लिए क्या है, बहुत अधिक धुआं देगा, जो कि एक समस्या है। पूरी तरह से दहन नहीं होने के कारण जो है राख बच जाती है, ये भी समस्या है। परंतु तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग, देखो तकनीकी सहायता का उपयोग लेंगे, आप गोबर को भी अच्छा करेंगे। गोबर गैस संयंत्र यानी कि बायोमास में होने वाले वो एक सस्ता और उत्तम ईंधन बन जाएगा। देखिए आपको दिखाएंगे वो वाला प्रोसेस जो आप प्रोसेस देखना चाहते हैं, गोबर गैस संयंत्र, है ना। देखो बायोगैस, आप पढ़ो गोबर का, पहले बायोडाटा सुन लिए। गोबर क्या देगा? बहुत ज्यादा धुआं देगा, तो बड़ी समस्या। इस धुएं से बचने के लिए हम जो है उपाय लगाएंगे, और उपाय लगाएंगे और अच्छा खासा लगाएंगे, है ना। देखिए वर्ष, गोबर, गोबर फसलों के काटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अवशिष्ट तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थित में अपघटित होते हैं, क्या क्या है देख लो। गोबर ले लो, फसलों के काटने के पश्चात बचे अवशिष्ट ले लो, मान जो फसल काटा उससे बचे जो अवशिष्ट है उसको मिला दो गोबर के साथ। सब्जियों के, जैसे सब्जी केला वेला छुला तूने, या फिर मान लो कोई लौकी छिल लिया और छिलके जो छिलका है जो बच गया मैंने अवशिष्ट है, ये सबको मिला दो, सब्जियों के अवशिष्ट। तथा और क्या, वाहित मल, वाहित मल मैंने समझ रहे ना, वाहित मल मतलब आप जो देखिएगा, चन्नई उधर चल जाइएगा तो एक मूवी में दिखाया था
एक वो घर बनाया था, एक शौचालय घर बना था, जिसमें से जो उसमें हगेगा उसको 5-5 रुपया दिया जाएगा, है ना। तो जो हगेगा उसको 5-5 रुपया दिया जाएगा। तो देखिएगा उस मूवी में हम देखे थे कि वो है अच्छा खासा मूवी था, अल्लू अर्जुन या कोई था शायद, हमको पता नहीं है लेकिन भूल गए हम, बड़े मूवी बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तो उसमें क्या है, हगने के लिए पैसा देता था औरत लोगों को, सुबह जो इसमें हगेगा उसको पैसा देंगे। तो वो क्या करता था, एक गाड़ी था जिसमें डेकर लगा हुआ था, उस गाड़ी को वहां पे लगा देता था सुबह, और जितने भी लोग है हगते थे आके, और हगते थे तो वहां से जो उसका मल जो है कचरा उसका वहां पे गाड़ी में स्टॉक होता था, एक में गाड़ी जाता था एकदम स्टॉक होता था, ठीक है ना। और उस कचरे को लेके जाके वो जाके कहीं दबो के रख देता था, वो मल हुआ, वो मल ये सभी को मिला दिया। देखिए क्या क्या मिलाया, गोबर हो गया, फसलों के काटने बचे अवशिष्ट और सब्जियों के अवशिष्ट प्लस वाहित मल। ये मल जब आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित करवाते हैं या हो जाता है, माने जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है पूरी तरह से लॉक कर दो। मान लो आप देखना अपने घर में बाथरूम है, आपका होगा बाथरूम, तो आप हगदे होंगे बाथरूम में, तो हगदे होंगे तो चारों तरफ अगर जो रूम अगर लॉक कर दीजिएगा वो जो शौचालय में, तो पूरा गैस बन जाता है, खतरनाक गैस, खोलेंगे तो ओ माय गॉड दिस गैस इज वेरी बैड, ऐसा आप लोग बोलते होंगे। वही गैस बायोगैस कहलाता है। उसी गैस को जो है उपयोग में लाते हैं और ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं, और जो बच जाता है उसको खेतों में खाद के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। यानी कि ये मस्त और जबरदस्त प्रोसेस है जिसमें कुछ नहीं बचता, पर्यावरण को हानि भी नहीं करता, और जो खाद्य पदार्थ जो बच जाता है, बाकी जो बच जाता है जिससे गैस बना और जो कुछ बाकी जो बहुत दिन तक रह गया उसको उठाकर खेत में डाल देगा, तो खेतों में जमीन भी उपजाऊ बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन का काम करता है, फर्टिलाइजर का काम कर देता है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा भूमि निभाता है, अहम भूमि निभाता है। तो सोचिए, देखिए मुझे पता है कि आप ये खुद पढ़ के भी समझ सकते हो, लेकिन मैं एक टीचर हूँ, मैं ये सारी चीज को आपको समझाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाओ। मतलब आप जो है जब बैठो, जब इसको अब पढ़ोगे ना, अब इस नोट को आप पढ़ोगे ना, तो आपको हल्का लगेगा, क्योंकि आपको जो इतना सारा भाषण दिए, ये भाषण देने का ही नतीजा है। जिसको कि नोट को पढ़ो तो भाषण याद आ जाए, है ना, ये बात है। तो क्या है, जब इन सभी को आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित करते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है, एक गैस बनता है जिसको नाम देते हैं बायोगैस। बायोगैस अपघटन के फलस्वरूप मीथेन, ये सब गैस देखो क्या, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी क्या बनती है, गैसें उत्पन्न हो जाती है उस घर में जहां पे लेट्रिन बाथरूम का स्टॉक रहता है। इतने सारे गैस क्या क्या अपघटन के बाद, मीथेन जो ये सबसे ज्यादा मीथेन ही देता है, 75% देता है, 75% मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है जी, CH4, है ना। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, हाइड्रोजन का H2, और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S जैसी क्या है गैसें उत्पन्न होती है। जैव गैस को संपाचित्र, अभी आपको संपाचित्र मान इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे। इस संपाचित्र मतलब एक मशीन के टाइप बोल सकते हो, एक संपाचित्र होता है जिसमें जो है सारे चीजों को इकट्ठा रख के एक पाइप बनाया जाता है जिसमें उस गैस को निकाला जाता है, उस गैस को यूटिलाइज कर जाता है, और जो बच जाता है उसको आप खाद के रूप में उपयोग कर लिए जाते हैं। अभी दिखाएंगे आपको। तो संपाचित्र क्या, एक मशीन है के ऊपर बनी टंकी में संचित किया जाता है, मतलब संचित माने स्टोर। एक संपाचित्र एक मतलब एक ढकना जैसा बनाया गया है, और उसमें सारा मटेरियल हगबास हो गया, गोबर हो गया, सब कुछ मिला के जो उसमें घुसेड़ देते हैं, और घुसर के क्या करते हैं उस टंकी को संचित किया जाता है, और उसके बाद उसको पाइपों के माध्यम से जो है आप बाहर निकाल ले जाते हैं। मैं इसको बता रहा हूँ, पहले आप देख लो, फिगर देख लो, ये संपाचित्र है, ये है संपाचित्र, पहले देख लो वरना समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ये संपाचित्र, ये देखो संपाचित्र, इसको इंग्लिश में नाम है क्या, डाइजेस्टर, जिसका इंग्लिश का नाम है डाइजेस्टर। गौर से देखो संपाचित्र, समझ लो। देखो सब देखो यहाँ पे जो है हमने ये करदम है, आपको दिखा रहे इंग्लिश में, ये मिट्टी है जो आप यहाँ पे डाल रहे, देखो ये डाल रहे, इधर चल जा रहा है, कैसा डिजाइन किया हुआ है ना। और यहाँ पे डाल रहे हैं हगवास, जो भी है आप डाल रहे हैं, मतलब इधर नहीं डाल रहे, सॉरी इधर से डाल रहे हैं, आप डाल रहे हैं मटेरियल। तो ये मिट्टी जो भी डाल रहे हैं यहाँ जा रहा है, यहाँ जाके स्टॉक हो रहा है, यहाँ आके स्टॉक हो रहा है, जो ओवरलोड हो रहा है इधर चल जा रहा है, इधर जाके यहाँ पे रह रहा है, यहाँ से कचरा को बाहर निकाल रहा है। तो ये जो है उर्वरक के रूप में कचरा यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये आपका सारा जो कचरा है, मतलब लेटरिन फेटरिन जितना भी है, तो यहाँ पे देखिए एक गैस बन रहा है। आप बाथरूम घर में देखिएगा एक गैस पाइप बनता है,
अगर आप उस गैस पाइप को सूंघेंगे ना तो बोलेगा ओह माय गॉड आई विल डाई। तो वो गैस पाइप क्या है, वो जो आपको लेटरिन वेटरिन है उसका गैस को बाहर निकलता है। अब आप समझ रहे हैं, माने एक जैसे घर का बाथरूम का टंकी वैसे है ना। देखो इस प्रकार ये गैस टंकी है, यहाँ पे क्या कर दिया, एक पाइप फिट कर दिया है ना। जैसे आपका घर में एक पाइप रहता है, इस पाइप में देखो एक गैस सब उड़ उड़ के जा रहा है और जाके गैस ठो पाइप माध्यम से जो है निर्गत कर रहा है और इस गैस को स्टोर करके रख ले रहा है ताकि ईंधन के रूप में इस गैस को उपयोग किया जाए। तो इस प्रकार देखिए ये सारे कचरा आपको मिल गया और मिलकर जो है देखिए यहाँ पे ये सारी चीज यूटिलाइज किया जा रहा है। इस प्रकार ये सारे कचरा इस बॉक्स में घुसा, जितने भी कचरे थे चाहे वो मल मूत्र हो गया, काऊ डंक हो गया, सबको यहाँ घुसेड़ दिया। यहाँ से जो गैस बना उस गैस को उपयोग कर लेते हैं। लेकिन आपके घर में जो गैस उपयोग कर रहे हैं वो आपका व्यस्त जा रहा है, मैंने व्यर्थ जा रहा है ना आपके घर में। देखो नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम देखो इसको बोलते हैं डाइजेस्टल। ये मैन्यूर है, उर्वरक का काम करता है। ये सैलरी है जो आप यहाँ पे डाल रहे हो, यहाँ पे जो सॉइल यहाँ पे घुस रही है, देखो मिट्टी है ना, रह जा रहा है, इधर आ रहा है तो यहाँ गैस टैंक है, ये गैस पाइप के माध्यम से बाहर निकल जाए। बस छोटा सा मशीन है, मतलब आप टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और जो गोबर से आप घुटा बना के जो आप डायरेक्ट जला रहे थे, तो गोबर का घुटा कितना धुआं दे रहा था, पर्यावरण को कितना बर्बाद कर दे रहा था। लेकिन इस प्रोसेस से देखो गोबर वोबर सब घुसा दिया और गैस को यूज कर लिया और गैस को कैप्चर करके एक डब्बा में कवर कर लिया। जैसे सिलेंडर का गैस में जैसे कवर करते हैं उसी प्रकार इसको भी कवर कर लिया गया और कवर कर लिया गया, रख लिया गया। बाद में से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा और जो बचा कुचा मटेरियल बोलेंगे ये मटेरियल कहाँ जाएगा, तो इसको खाद के रूप में उपयोग हो जाएगा, उर्वरक के रूप में उपयोग हो जाएगा खेतों में, और खेतों में भी जमीन पूरा उपजाऊ बन जाएगा। इस प्रकार प्रोसेस काम करता है। आइए थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा नहीं तो फिर बोलिएगा। आइए पढ़ लेते हैं। देखिए बायोगैस, बायोगैस जो गैस बन रहा है वही बायोगैस। So biogas is an excellent fuel and contains 75 of methane, 75% याद कर लीजिएगा, CH4. It burns without smoke, leaves no रेसिसाइड्स लाइक एस, कोई भी वहाँ पे जो है कचरा बचर नहीं छोड़ता है ना। उसके बाद विथ हाई हीटर कैपेसिटी, कुछ भी मतलब राख वाख कुछ भी नहीं छोड़ता है। जैसे कि कोयला को जलाएंगे तो कोयला का राख वहाँ पे आपको जमा होकर नहीं देखने को, लेकिन इसमें कुछ नहीं आपको होता है ना, ये सारी चीजें। अब देखो नेक्स्ट बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय इनएरोबिक डिकम्पोजिशन। इनएरोबिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, जहाँ पे वायु उपस्थित ना हो, मतलब वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति मतलब एनारोबिक। एरोबिक मतलब जहाँ वायु हो, जहाँ वायु ना हो वहाँ पे एनारोबिक बोलेंगे। ओके, ऑफ द सेलेरी, ये जो सेलेरी डालेंगे, सेलेरी में क्या होगा, देखो काउ डंक होगा, है ना, वाटर मिक्सर, बहुत सारी चीजें होंगे बाय माइक्रोमोलिक्यूल्स। दिस प्रोसेस इज अप्लाइड इन बायोगैस प्लांट। यही बायोगैस प्लांट में जो है आप इसको बनाया जाता है। जहाँ पे बायोगैस प्लांट है आप उससे कम देख पाएंगे। तो सबसे आपको याद कर रखना है सर, आपको मीथेन कितना परसेंट, 75% मिलता है ना, 75। प्रोसेस थोड़ा जानेंगे तो प्रोसेस से अगर क्वेश्चन पूछता नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी प्रोसेस भी आप जानेंगे समझिए। तो इस प्रकार प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जानना पड़ेगा तब ना आप समझोगे, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, तो हम लोग संपाचित्र के बारे में जानेंगे जिसको बोलते हैं डाइजेस्टल। अब आइए बायोगैस का थोड़ा सा लाभ देख लेंगे। बायोगैस का थोड़ा सा लाभ देख लेंगे। बायोगैस के लाभ क्या है, देखो जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। जैव गैस क्या है, मतलब वही बायोगैस, जैव गैस एक उत्तम ईंधन, क्योंकि इसमें 75% तक जो मीथेन गैस रहती है, जो कि मीथेन क्या करती है, एक ईंधन के रूप में भी कार्य किया जाता है ना, इसको ईंधन के रूप में भी कार्य करते हैं। धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है, कितना मस्त है ये तो लाभ होगा कि बिना धुआं दिए मतलब आपका बहुत मैंने जो है गैस बना दिए और यूटिलाइज कर लिए। जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति राख जैसी अवशिष्ट नहीं रहती, मतलब कोई भी ऐसा नहीं रहता है, ऐसा मतलब राख, है ना, हिंदी मीडियम, सॉरी इंग्लिश मीडियम। तापन क्षमता उच्च होना, यानी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, हाई हो जाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगा जी, हाई होगा। बड़ी सुंदर बात है। बायोगैस का प्रयोग कर प्रकाश स्रोतों के रूप में उपयोग किया जा सकता है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वेरी गुड। संयंत्र में शेष बची जो सेलेरी में जो शेष बची नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि उत्तम खाद के रूप में उपयोग में काम आती है। देखो यही है, फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग कर देते हैं। जो बच जाता है वो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करते हैं, फर्टिलाइजर, है ना, फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करते हैं। इस प्रकार जो है
आप जो बचे हुए मटेरियल है उसका भी उपयोग, और जो ना बचे उसका भी उपयोग, मतलब दो दो काम हो गए, है ना जी, समझ रहे हो। अब देखिए अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय। अब जो आपका ताव डंग जो भी है, इंसान का डंग है ना, जितना भी डंग है वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, खेतों में रहेगा तो खेत का दिक्कत करेगा, तो उसको एक जगह में रखा, मतलब जो कचड़ों का निपटान भी कर दिया, है ना। तो मस्त है ये सब, ये प्रोसेस अच्छा है। हाँ अब आइए हम आपको पढ़ाएंगे थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए क्या है, थोड़ा प्रोसेस थोड़ा और है। देखिए बायोगैस प्लांट इज stored in the gas tank from which they are drawn through pipes for use in biogas plant। वो जो पाइप के माध्यम से आपको देखा, जो पाइप है, पाइप के माध्यम से जो है बायोगैस प्लांट में लिया जाता है। बायोगैस इज यूज्ड फॉर लाइटिंग, क्या क्या के लिए, लाइटिंग, कुकिंग इन रूरल एरियाज, है ना। वाइल सैलरी लेफ्ट, जो सैलरी बच जाता है बिहाइंड इज यूज्ड एज एक्सलेंट मैन्यूअर, मैन्यूअर मैंने फर्टिलाइजेशन के जैसा, रिच इन नाइट्रोजन और फास्फोरस, मैंने उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, जिसको मैन्यूअर यानी कि फर्टिलाइजेशन, यानी मैन्यूअर मतलब मैन्यूअर मतलब खाद के रूप में जो है यूज किया जाता है, इसको फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हो, इस रूप में जो है यूज किया जाता है ना। द लार्ज स्केल यूज ऑफ बायो वेस्ट एंड सीवेज मटेरियल प्रोवाइड ए सेफ एंड इफिशिएंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अब वेस्ट का डिस्पोजल का जो है अच्छा तरीका है, बेसाइड सप्लाइंग एनर्जी एंड मिनरल, आपको एनर्जी भी दे रहा है, ऊर्जा भी दे रहा है, और आपको जो है खाद भी दे रहा है, दोनों दे रहा है आपको इस चीज से। और कचड़े का जो है, ये वेस्ट जो प्रोडक्ट्स है इनका निपटान भी हो जा रहा है, यानी मस्त जबरदस्त जिंदाबाद वाला। तो इस प्रकार आपका जो है 4 नंबर वाला जो पोर्शन था वो हमने खत्म कर दिया। क्या था देख लो थोड़ा सा। तो कहीं ना कहीं ये बायोमास प्लांट हमने खत्म कर दिया आज। अब वाइंड एनर्जी को आज खत्म करते हैं। ये वाइंड एनर्जी को भी पढ़ लो थोड़ा सा, आज ही कर लो, है ना। उसके बाद हम लोग इधर में काम करेंगे, इधर आप लोग उसके बाद पढ़ के आना ये वाला सेक्शन नॉन कन्वेंशन, उसके बाद इसको एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। बोले 3-4 दिन लगेगा, आज हम इसको खत्म करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसको पूरा खत्म करेंगे। यही सब पढ़ना है जो यहाँ पे दिखा दिए, यही है सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। आइए अब पवन ऊर्जा पढ़ेंगे, वाइन एनर्जी। अब पवन ऊर्जा, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ज्यादा यूज नहीं हुआ जाता है, ज्यादा नहीं यूज होता है, लेकिन फिर भी इसको भी उपयोग करते हैं। देखो कैसे, सूर्य विकिरण द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों में आसमान गर्म होता है, जिसके कारण वायु की गति में गति उत्पन्न होती है, वायु में गति, इसी कहते हैं पवन। यानी हवा जो चल रही है वो किसके कारण होती है, भूखंडों और जलाशयों में आसमान में गर्म होने के कारण जो है हवा चलती है, उस डिफरेंस के कारण जो हवा चलती है। तो ये जो हवा चलती है इसी का उपयोग करके हम लोग पवन ऊर्जा, पवन मतलब हवा, पवन देव, वायुदेव, है ना। तो पवन देव जो है इसी से हम लोग उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए वायु बना गया। अब देखिए पवनों की गति ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं। पवन जो हवा चल रहा है, हवा चल रहा था, मान लो किसी ब्लेड में टकराया, तो देखिएगा आप पहले बचपन में हम लोग जो ताड़ गाछ होता था, मैंने जो ताल पकड़ता, ताड़ी उड़ी पिए कभी, तो जहाँ ताड़ी उड़ी जो लंबा लंबा खजूर का गाछ होता है ना, तो उसके पत्तों से हम लोग जो है एक पंखा बना देते, और ऐसा करके लेके जाके अभी भी देखिएगा मेला में, ऐसा दौड़िएगा, उसको लेकर दौड़िएगा, ऐसा लेके अगर दौड़िएगा तो वो घूमेगा, ऐसे घुरनी की जैसा घूमेगा, हवा उधर से मारेगा, गति करेगा और घूमेगा। बचपन में हम लोग खेले हैं, और देखिएगा लाल पीला हरा रंग का रहता था, वो पवन चक्की जैसे काम करता है। तो उसी कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे बच्चा को खेलने के लिए 10 रुपया 5 रुपया में 3-2 रुपया में मिलता था, बांस का बनाया जाता था, तो हम लोग बचपन में खेलते थे, है ना। तो आप लोग तो खेले नहीं होंगे, आप लोग तो ट्रेडिशन, आप लोग जब पैदा हुए हैं तब तो आपको मोबाइल मिल गया है, पैदा होगा हाँ मोबाइल, अच्छा ये कॉस्मेटिक्स, अच्छा यही पे तो मोबाइल में दिख लिया। और हम लोग फिजिकली किए, एक एक के लिए, है ना, एक एक के लिए। कहीं टीवी शो होता था शक्तिमान, तो देखने जाते थे उसका घर शक्तिमान। लेकिन तुम आज के जमाना के देखो, कितना सुंदर जमाना हो गया, पढ़ाने का तरीका दिख रहा है? कितना कुछ बदल गया, लग रहा कि कितना आसान हो गया पढ़ाई, है ना। सब कुछ मोबाइल, घर बैठे बैठे तुम कहाँ हो हम कहाँ हैं, पढ़ाई हो जा रहा है ना।
तो टेक्नोलॉजी भाई, टेक्नोलॉजी का उपयोग है ना, टीचर लोग ने किया तो बस हो गया। तो यही है पवनों की गति ऊर्जा, पवन में जो गति होती है उसका उपयोग करके पवन चक्कियों को चलाया जाता है और निम्न कार्यों में किया जाता है, जैसे कि जल को कुआं से खींचना। जैसे पवन चक्की घूमेगा तो उसका नीचे एक शाफ्ट लगा रहेगा, रॉड लगा रहेगा, तो रॉड को भी घुमाएगा, और नीचे मान लो इसी प्रकार जो है मोटर लगा देंगे तो उसको भी घूमेगा, तो कुआं का पानी भी आप खींच सकते हो इसके माध्यम से। बहुत सारा चीज करके अनाज चक्कियों में चलाने के लिए, अनाज का चक्की जैसे गेहूं आटा पीसने का काम करेंगे तो मोटर को घुमाएंगे तो बिजली चाहिए ना, अगर बिजली नहीं है तो वो घूमेगा वहां से, और वो मोटर का शाफ्ट यहाँ कनेक्ट रहेगा, इसको भी घुमा देगा, और जब घुमा देगा तो बाबू तुम्हारा पिसा जाएगा सब। तो ये सब चक्कियों में होता है, अनाज चक्कियों में पीसने के लिए। टरबाइन को घूमने में जिससे जनरेटर द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है। देखो ये तो, देखो तुम लोग पहले भी जनरेटर पढ़ा है क्लास 10th में, और मैं पढ़ाया हूँ फिजिक्स में ना, कि जनरेटर का कॉन्स्ट्रक्ट पढ़ाया, वो कैसे घूमता है जब, है ना, जनरेटर डायनामो ये सब के बारे में बताए थे। तो जनरेटर में क्या है, जैसे ये देखिएगा शादी ब्याह में घुमाते हैं तो घुमाते हैं तो वहां पे रोटेट करता है, रोटेट से क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये टरबाइन को घुमाते हैं तो बस उसमें क्या होगा, बस विद्युत ऊर्जा डायरेक्ट नहीं होगा, एक जनरेटर लगा रहेगा और जनरेटर देखो जनरेटर घूमेगा, और उस जनरेटर जब घूमेगा तो विद्युत आपको देगा। जैसे शादी ब्याह में देखिएगा जनरेटर आप लोग मंगाते हैं, आप लोग नहीं मंगाते, आप लोगों को ठिका ले लेता है, आप लोग ला देता है, लाइट जलाता है ना, इस प्रकार। परंतु एकल पवन चक्की से कुछ काम नहीं होने वाला है, यानी एकल पंप पे अगर एक आप पवन चक्की लगा दो तो काम नहीं, उसको बहुत सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा, 10 12 15 बहुत मैंने हजारों हजार लगाना पड़ेगा, जिसमें लागत जो है ना, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसको हर जगह यूज नहीं किया जाता है, कुछ ही जगह में यूज किया जाता है। जैसे गुजरात चले जाओ तो गुजरात में आपको बड़े बड़े देखने को मिलेगा पवन चक्की, सबसे बड़े बड़े गुजरात में, है ना, लगा गया। तो परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पादन होता है, इसीलिए बहुत सारे पवन चक्कियों को एक साथ जो है स्थापित किया जाता है, और ये स्थान क्या कहलाता है, पवन ऊर्जा का फार्म कहलाता है, जहाँ पे एक से अधिक पवन चक्कियों का प्लांट लगाया जाएगा, बहुत सारा पवन चक्की, उसमें चारों तरफ हवा से घूमेगा घूमेगा घूमेगा, कभी कभी इतना ज्यादा घूम जाता है कि टूट ही जाता है, कभी कभी देखे ना इतना जोर से हवा आता है कि घर को उड़ा के ले चल जाता है, घर का छत्ता को उड़ा के ले चल जाता है, तो वो तो लोहा है, उसको क्यों नहीं छोड़ेगा। तो हवा में बहुत दम है, तूफान हवा ये सब आता है ना, झंझावार तो खतरनाक, पानी ये सब किसी को, बिजली पानी हवा तूफान ये सब छोड़ता नहीं किसी को, तो वो सब क्या चीज है, तो वो सब बहुत ज्यादा लॉस करता है। बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत लंबा लंबा 20 मीटर 30 मीटर तक लंबा लंबा जो है उसका खंबा बनाया जाता है, उसका पंखा ब्लेड बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं टरबाइन। वो जो आपको ब्लेड दिख रहा है इस प्रकार रहेगा, इस प्रकार आता है ये। इस प्रकार ब्लेड घूमता है, इस प्रकार ये रोटेट करता है, बहुत सारा रहता है इस प्रकार, इस प्रकार बहुत सारा रहता है ऐसा करके ना, ऐसा बहुत ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा रहता है, बहुत रहता है, तो ऐसा घूमता है, हवा चलता है ना ऐसा। इस प्रकार पावर स्टेशन बनाया जाता है, बस इस प्रकार ये घूमते रहता है। इस प्रकार बहुत सारा रहता है जो कि पवन ऊर्जा के रूप में है ना। देखो इंग्लिश में देखो, वाइंड एनर्जी क्या है, unequal heating of the land mass and water bodies by solar radiation generate air movement and causes wind to blow, माने बहने के लिए, the kinetic this kinetic energy of the wind यानी एयर या वाइंड can be used to do work। कैसा, जैसे कि हम इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, this energy is utilized to lift water from the well to generate electricity, ये भी कर सकते हैं हम लोग वाइंड से। Actually, the rotatory motion of the windmill is used to turn the rotor of the turbine, which then generate electricity through dynamo। जो अभी हिंदी में बताया वो इंग्लिश में है, कुछ नहीं है, पढ़ लेना हो जाएगा, हिंदी में समझा दिए हैं। The output of a single windmill is quit। एक अगर सिंगल वाइंडमिल अगर यूज किया जाए तो वो कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन so a number of windmills are selected है, selected या erected, selected over a large area called wind energy farm, इसी को बोलेंगे वाइंड एनर्जी, एक से अधिक। अब देखो यहाँ पे इंडिया का कुछ देखो, इंडिया रैंक्ड 5th, 5वां नंबर पे है इंडिया, कितना 5th रैंक में इन द वर्ल्ड इन हार्नेसिंग वाइंड एनर्जी।
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के उत्पन्न करने के लिए 5वां स्थान में है इंडिया, 5वां स्थान में है ना वर्ल्ड में। इट इज एस्टिमेटेड दैट नियरली 45,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर कैन बी जनरेटेड इन इंडिया बाय वाइंड पोटेंशियल फुल्ली एक्सप्लोडेड। सोच रहे हो कितना मेगावाट? 45, याद कर लेने वाला 45,000 पूरा इंडिया में, सबको मिलाकर मेगावाट। मेगावाट डब्ल्यू मैंने MW क्या होता? मेगावाट। इतना मेगावाट है ना, मेगा गीगा, मेगा मतलब 10⁶ है ना, 10⁶ होता है, 1 मेगा 10 में, इतना वाट भी बोल सकते हो आप। सोच रहे इतना पावर, 45,000 10⁶, इतना वाट। वाट में बोल सकते हो जैसे कि घर में अप्लायंस होता है ना, जैसे प्रेशर कुकर 100 वाट 150 वाट, बल्ब होता है 100 वाट। तो इस प्रकार देखो 45 गुना 10⁻10, इसको भी 10 को जीरो करेगा तो कितना हो जाएगा? देखो 45 0 0 0 45 6 को जीरो, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। सोच रहे कितना ज्यादा, इतना ज्यादा आपको वाट है ना, इतना आपको अत्यधिक मात्रा में जो ऊर्जा उत्पन्न करता है, यानी कि बोल सकते हैं 4500 मेगावाट लगभग उपयोग होता है, मैंने उत्पन्न होता है इससे। तो कितनी अमाउंट ज्यादा में, इसलिए वर्ल्ड में कितना 5th रैंक में है। अब गुजरात में आपको बहुत सारे देखने को मिलेगा ये सब, ठीक है। अब सोचो द मिनिमम वाइंड स्पीड फॉर वाइंड मिल टू सर्व एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इज 20, मतलब जो क्या है द मिनिमम वाइंड स्पीड वाइंड का स्पीड, जो हवा चल रही है उसकी स्पीड कितना चाहिए वो टरबाइन को घुमाने के लिए, मतलब वाइंड मिल को चलाने के लिए। तो 20 किलोमीटर, देखिए 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जैसे हवा आनी चाहिए तो वो घूमेगा रेगुलरली, है ना, इतना रफ्तार से आएगा तो घूमेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था लेकिन बहुत डीप लेवल टेक्निकल लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया था, टेक्निकल लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया था। टेक्निकल लेवल का मतलब बहुत हार्ड। जैसे टरबाइन जो है ना 3 प्रकार का होता है, एक होता है लो टरबाइन, एक होता है मीडियम टरबाइन, एक होता है हाई टरबाइन। तो लो टरबाइन का स्पीड कितना होगा? तो बाबू इसमें जो क्वेश्चन आया था एक 25 होता है, 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो चलता है तो लेता है। ये क्वेश्चन पूछा था, एक देख लेते क्वेश्चन है कि नहीं मेरे पास। हाँ देखते हैं कि क्वेश्चन है कि नहीं। एक मिनट, देखो ये वाला देखो, वायु की वो चाल ज्ञात कीजिए जिससे ज्यादा मध्यम आकार की पवन टरबाइन, यानी टरबाइन जो है वो मध्यम, वायु की वो चाल ज्ञात कीजिए जिससे कि ज्यादातर मध्यम आकार की पवन टरबाइन टूट फूट की क्षति को कम करने के लिए तेज वायु में खुद को बंद कर लेती है। तो देखिए 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 तक वो मीडियम वाला जो है, मीडियम वाला वो 25 तक झेल सकते हैं, 25 तक मीडियम वाला, 25 तक 25 तक। अगर इससे ज्यादा हो गया तो इससे ज्यादा स्पीड हो गया तो वो टरबाइन अपने आप को क्या कर लेगी? बंद कर लेगी, मतलब वो नहीं घूमेगा। मान लो तुम लोग सोचता कि बंद नहीं कैसे हो जाएगा सर, यदि बंद नहीं होगा ना बाबू तो घूमते रहेगा टूट जाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए उसका सिस्टम ऐसा बनाया गया है, क्योंकि नीचे में उसका सेंसर लगा हुआ है, सेंसर से पता चल जाता है कि हाँ भाई स्पीड ज्यादा है तो उसको बंद कर देते हैं, नहीं तो खत्म हो जाएगा। अगर 25 से ज्यादा हो जाएगा, अगर 25 से ज्यादा हो जाएगा तो वो हाई टरबाइन हो जाएगा, है ना, माना हाई साइज टरबाइंस। और लो क्या हो जाएगा? 25 से कम, लेस देन कितना हो जाएगा? लेस देन कितना? 25 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड, ये लेस देन हो जाएगा। ये इसका इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, इतना रहेगा तो मीडियम खुद को बंद करेगी। और वे लो, अरे मीडियम का, तो मीडियम का बात किया है मैंने,
फाइंड द वाइंड स्पीड एट विच मोस्ट ऑफ मीडियम साइज वाइंड टर्बाइंस क्लोज themselves in strong winds to reduce wear and tear losses। मन जो घिसाव होगा वायु उसमें टकराएगा तो पूरा घिसेगा ना जी, तो घिसेगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर नया लगाना पड़ेगा। और आपको पता है कि कितना ज़्यादा कॉस्ट लगता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। एक बार स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा करोड़ों करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट में कॉस्ट लगता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। अभी बायोगैस से एक क्वेश्चन आया, तो देख लो। ये सब तो हम देंगे, लेकिन तुम लोग अभी देख लो, ताकि वहाँ पे डायरेक्ट पूछेगा तो तुम लोग बोलोगे कहाँ मास्टर, कहाँ से कर रहे हो। देखो एक और था, ये वाला क्वेश्चन देखो वहां से था। देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राकृतिक गैस है और बायोगैस दोनों है, प्राथमिक घटक है। तो देखो अभी बोले कि बायोगैस, बायोगैस का मेन घटक क्या है, आपको बोले 75 योगदान रहता है किसका, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक नेचुरल गैस भी बोलते हैं। इसको हम लोग बायोगैस भी बोलते हैं, और दूसरा नंबर इसको नेचुरल गैस भी बोलते हैं। पहले भी पढ़े हैं सब, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस के रहती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में पूछा, बोले 2021 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तो मीथेन का उपयोग होता है, मीथेन। ओके मीथेन, तो क्या हो जाएगा, मीथेन 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 हो जाएगा। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। कितना परसेंट देता है जी, ये 75% देता है। ये सब आपको बताया है ना। तो ये सब क्वेश्चन हालांकि आपको मारने में मिलेगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव में लगाइएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन और है जो कि आपको दिखा देंगे, लास्ट में मारने दीजिए ना, सब बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पवन ऊर्जा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। पवन चक्की चलाने हेतु पवन की गति 20 से इतना किलोमीटर प्रति घंटा की होना चाहिए, मतलब 20 अप्रोक्स मानो 20 माने चलाने के लिए होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन अलग है, किलोमीटर में अलग है बाबू, इसको मत ध्यान देना, है ना। वो टरबाइन के साइज के आकार पे बोला है, कब अपने आप को बंद कर लेगी, तो वो अलग था। लेकिन यहाँ पे कितनी स्पीड पे, वही वाला है जो हिंदी में समझा रहे हैं। पवन ऊर्जा का लाभ क्या क्या है, पर्यावरण हितैषी, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पड़ता है, यानी कि इको फ्रेंडली, पर्यावरण से कोई दिक्कत नहीं है। नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, उत्तम स्रोत, यानी कि नवीनीकरण जिसको, हवा तो घटेगी नहीं, हवा इस साल चला अगले साल भी चलेगा, उस साल नहीं चला अगले साल चलेगा, हवा रुकती नहीं है, हवा चली रही, ऊपर में जाओ हवा चल रही है, तो हवा चलती है, ठीक है ना। तो ये नवीनीकरण सोर्स ऑफ ऊर्जा है जो कि आपको मिलते रहेगा, इसकी कमी आपको महसूस हो भी नहीं करेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो नेक्स्ट। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा का या लागत ना होना। एक बार तू बना दो, पवन ऊर्जा का प्लांट लगा दो, है ना, फार्म बना दो, उसके बाद वो चलते रहेगा। अब लॉन्ग टाइम में एक बार रिपेयर तो चाहिए। अब जिंदगी में कोई ऐसा चीज नहीं है, इंसान को रिपेयर चाहिए, तो मशीन तो दूसरा खेला है, लेकिन फिर भी ये लंबे समय तक जो है 20-30 साल तक आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नो रिकरिंग, रिकरिंग मतलब फिर से हर साल जो खर्चा लगता है, जैसे हम लोग को ऐप वालों जिससे ऐप खरीदते हैं उसको हर साल खर्चा देना पड़ता है, तो इसको नहीं लगता है, हम लोग को लगता है। इसलिए हर साल हम लोग को कोर्स लाना पड़ता है, हर साल बेचना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, इंटरनेट बिल भरते हैं, और बहुत सा खर्चा है, सबको भरते हैं, इस प्रकार, है ना। नेक्स्ट, पवन ऊर्जा की सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस यानी कि जो उसको मैंने सावधानी रखना, हानियां। पवन ऊर्जा फार्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र चाहिए, आपको बहुत ज्यादा भूमि की रिक्वायरमेंट चाहिए, स्पेस ज्यादा चाहिए, तब ना लंबा लंबा करके सब लगाइएगा, 1 2 3 4 बहुत सारा लगाइएगा तो बहुत लंबा स्पेस चाहिए। लगातार आपको वायु की स्पीड कितना चाहिए, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में आपको चाहिए, तब ये घूमेगा, वरना दिक्कत होगा। इतना मेंटेन करके अगर हवा रहा तो उस स्थान पे लगा जाता है जहां पे इस प्रकार का हवा चलती है। तो आप गुजरात चल जाओ, वहां चलता है। अत्यधिक प्रारंभिक लागत, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, दैट इज वेरी बिग अमाउंट जस्ट इन्वेस्ट इन दिस कंस्ट्रक्शन। पवन चक्की के ब्लेड की प्रवणता लागत अधिक होती है। ब्लेड जो बनाया जाता है, जो ब्लेड बनाया जाता है, जो ब्लेड बोल लो या फिर टर्बाइंस बोल लो, टर्बाइन ब्लेड, ये ब्लेड्स बहुत हाई कॉस्ट का बनाया जाता है। आपका सिलेबस में इतना है, जब आप 11th-12th में जाओगे ना तो थोड़ा इसका लो साइज, मीडियम साइज, हाई, ये सब हम लोग जब अपना टेक्निकल पढ़े हैं ना, तो ये सब बहुत टर्बाइन पढ़े हैं, स्टीम टर्बाइन, वाइन टर्बाइन, उसके बाद टर्बाइन, वाटर टर्बाइन, ये सब टर्बाइन होता है। वाटर टर्बाइन बहुत तरह तरह का, मेरा हमारे पास तो इतना फिगर है ना टर्बाइन का, क्या बताऊं मैं, बहुत सारा फिगर है ना। तो ये शायद टर्बाइन के बारे में जो है आपको जो है जानना रहेगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट देखो।
चलो कोई दिक्कत नहीं। लिमिटेशन ऑफ वाइन एनर्जी, वाइन एनर्जी फार्म नीड लार्ज स्पेस एरिया लैंड, डिफिकल्टी इन जनरेटिंग रेगुलर वाइन स्पीड, इतना ये आपको रेगुलरली हवा नहीं मिलेगा, है ना, इतना किलोमीटर प्रति। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा है, लागत बहुत ज़्यादा हाई है। हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ब्लेड सीक्वेंस, जो ब्लेड की मेंटेनेंस है उसको आपको देखभाल करना पड़ेगा, और उसी आधार पे इंजीनियर लोग जो है ब्लेड डिजाइन कर रहा है कि ज़्यादा हवा चले तो ब्लेड खुद ही बंद हो जाए। जैसे कि अभी आप दिखाएं, मीडियम साइज का जो होता है आप उसको 25 से रखिएगा, 25 की स्पीड से ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगा, कम होगा तो वो घूमबे नहीं करेगा, ये बात हो जाता है। लेकिन वो मीटर पर सेकंड में था। अब देखो यहाँ पे आपूर्ति, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, ये याद कर लीजिएगा। पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश, ये सब पूछता नहीं लेकिन फिर भी हमको पढ़ना तो पड़ेगा। पवनों का देश किसे कहा जाता है जी? पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क। डेनमार्क को पवन, क्योंकि वायु वहां पे बहुत ज्यादा चलती है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है, पहले बता दिए 5, हमारे जो रैंक है 5 पे है। अब भारत तमिलनाडु में, अब देखिए भारत में दिखाएं कितना जी? 45। पूरा भारत में अगर मिलाकर बोले तो 45,000 मेगावाट बोले ना, पूरा भारत में मिलाकर आपको 45,000 बोले। लेकिन आप देखिए उसमें से आपको तमिलनाडु में देख लीजिए, तमिलनाडु के कन्याकुमारी निकट जो है भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है, जहां पे एक मिल से आपको इतना देगा, कितना? 380 मेगावाट। ये तमिलनाडु में विशालतम माने बहुत बड़ा फार्म जो है इंस्टॉल किया गया। कहां पर? तमिलनाडु में। याद कीजिएगा सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा का फार्म कहां है? तो तमिलनाडु में, 380 वाट। और पूरा भारत को मिलाकर, गुजरात वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह सबको मिला जुला कर, राजस्थान वगैरह मिला जुला के 45,000 मेगावाट, जो कि रैंक कितना होता है जी? रैंक होता है 5वां, पूरा दुनिया में 5वां रैंक है इसका। ओके, समझ गए? तो इस प्रकार हमने पवन के बारे में पूछा। अब आपको हम वैकल्पिक, जो आपको बताएं, जो सेकंड नंबर था वैकल्पिक वाला, यानी गैर परंपरागत, यानी कि नॉन कन्वेंशनल, ये आज कल पढ़ाएंगे। नॉन कन्वेंशनल, इसमें क्या था? सोलर वाला। तो पहला जो लेक्चर होगा सोलर वाला यूज करेंगे हम, सोलर वाला। तो नॉन कन्वेंशनल क्या, थोड़ा देख लो। उसके बाद पहले सोलर, सूर्य के रोशनी से, सूर्य ऊर्जा से क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या कर सकते हैं। पहले आप इसका डिफिनेशन एक बार जान लो। डिफिनेशन तो पहले बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा जान लो डिफिनेशन क्या है, इसको कल एक बार फिर से बताइएगा। ये देखो, वैकल्पिक या फिर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, कल सोलर वाला पढ़ेंगे। इसमें बोले ना 2-4 क्लासेस में और लगेंगे। प्रौद्योगिकी में उत्पन्न, यानी इंडस्ट्री में उत्पत्ति या उन्नति के साथ, मतलब आप जो इंडस्ट्री को मांग और डिमांड जो है इसका दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, आप पहले क्या चल रहे थे, जैसे कि अभी के एसी आ गया, अभी देखिएगा सबके घर में एसी लग रहा है, सबका घर में टीवी लग रहा है, सब जो मन सो वॉशिंग मशीन सब खरीद रहा है। अभी मतलब इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गया है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि भाई एक दिन ना एक दिन जो हमारा ऊर्जा वो सब था, कौन बोला, कोयला तोयला लंफत खत्म होना, तब क्या करेगा? जब खत्म हो गया तब क्या करेगा? तब कहां से ऊर्जा आएगा? तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। तो वैकल्पिक मेथड को अपनाया गया, जो कि इससे भी ऊर्जा उत्पन्न करके तब हम लोग काम फ्यूचर में करेंगे। और इंजीनियरिंग साइंटिस्ट लोग अभी इसमें काम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग बंद है। तो दिन ब दिन जो है डिमांड आपका बढ़ते जा रहा है, अतः ऊर्जा वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता पड़ेगी और आवश्यकता है। इसको आवश्यकता मिलेकर हम जो है अपना जो हमारा खनिज संपदा है, कोयला, पेट्रोलियम तेल, ये हम फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं अगर हम वैकल्पिक यानी ऑब्जेक्टिव यानी दूसरा मेथड्स का उपयोग करें, जो मतलब हमारे पास उपलब्ध में है उसका उपयोग करके हम लोग जो करें। जैसे स्टीम प्लांट बना दो, समझ। कारण क्या है, क्यों हम लोग करेंगे? जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है और वर्तमान दर से जो हम उसका उपयोग करते हैं ना, वो शीघ्र ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए, जिससे कि वे लंबे समय तक चल सके, फ्यूचर में बच सके, इसीलिए हम लोग जो है वैकल्पिक यानी कि नॉन कन्वेंशनल यानी कि नॉन ट्रेडिशनल, इसको नॉन ट्रेडिशनल भी बोलते हैं, नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का उपयोग करेंगे। तो पर्यावरण को बचाने हेतु और प्रदूषण दर को भी कम करने का प्रयोग करेंगे। जैसे सोलर पहले था का, लेकिन सोलर वैकल्पिक आया, बाद में उसको हुआ। जो पहले से उपयोग होते जा रहा था वो सब तो आपको बताएं कन्वेंशनल, और जो अभी नया नया ट्रेंड टाइप का उपयोग में ला रहे हैं वो हो गया वैकल्पिक। वैकल्पिक मतलब अभी देखो सोलर ला रहे हैं, सोलर चूल्हा आ रहा है, सोलर का लाइट आ रहा है, बहुत सारा सोलर का। अभी मोदी जी भी बोल रहा है
कि सोलर का पैनल अपने अपने घर में लगा हुआ हो, जिसको सूर्योदय योजना भी बोलते हैं। तो सूर्योदय योजना जो होता है वो क्या करता है कि सभी घर में सोलर पैनल, बड़े बड़े कंपनी में सोलर, ताकि बिजली की खपत बढ़े घटे। मतलब बिजली जो है घर से अपने आप उत्पन्न करो और घर में तुम अपना फार्म बना लो, बिजली का घर घर में तुम अपना मतलब एक मशीन लगा कर लो। तो इस प्रकार ये वाला पोर्शन आपको हम बता दिए। कल इसी का एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, और एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा आपको हम दिखा दिए हैं पहले लिस्ट में कि एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा। तो हम जो है ये पूरा विस्तार से हम जो है पढ़ेंगे कल सूर्य के बारे में, और सूर्य से जो यूज करते हैं सोलर एनर्जी और सोलर प्लेट, सोलर थिंग, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।